नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। सीएम योगी आज से 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर हैं। इससे पहले सीएम ने रामलला और हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ परियोजना की समीक्षा बैठक भी की। फिर उन्होंने अयोध्या के कटरा वार्ड विभीषण कुंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात भी की। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जब रामलला के द्वार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और दूसरी तस्वीर में दलित परिवार के साथ भोजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और चौथी तस्वीर में जब अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घर पहुंचकर भोजन किया और इस दौरान सीएम योगी और उनके साथ आए मंत्रियों ने जमीन पर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित परिवार के साथ फोटो खिंचाई। अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल का औचक निरीक्षण भी किया। लखनऊ के रजत पीजी कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समाज में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही रजत ग्रुप के वाइस चेयरमैन रजत राजन सिंह को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने डॉक्टर आरजे सिंह बैडमिंटन स्पोर्ट्स अकेडमी का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी हस्तियों के साथ रजत पीजी कॉलेज की कई छात्राएं भी शामिल हुई। आगरा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और डीएम एसएसपी को समस्याओं के जल्द निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाए। साथ ही वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले पर न्यायालय के आदेश का पूरा पालन किया जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपना बचाव करें, उनके कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने आगरा के समग्र विकास का आश्वासन भी दिया है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रसपा की कार्यकारिणी के गठन की तैयारियों में जुट गए हैं। हाल ही में शिवपाल यादव ने 8 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए हैं। उन्होंने युवजन सभा, यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, पिछड़ा वर्ग, महिला सभा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और अधिवक्ता सभा और शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर फैसला न आने के मामले में नाराजगी जताई है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूछा है कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया, यह न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मसले में 11 मई को फिर से सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आजम खान पिछले 2 सालों से सीतापुर जेल में बंद हैं और उन पर कई मामले दर्ज हैं। शत्रु संपत्ति के तमाम मामले उन पर दर्ज हैं और आजम खान पिछले 2 साल से जेल में बंद है। आपको बता दें कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर जल्द से जल्द हाईकोर्ट फैसला नहीं देता है तो हम इसमें दखल देंगे।
आपको बता दें कि आजम खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि न्याय का मखौल उड़ाना है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज में। थैंक यू। आजम खान के मामले में जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर की है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर आज ये कहना था कि अगर आपने 87 में से 86 केसेस में जमानत दे दिया तो किसी एक केस में पिछले 137 दिनों से आपने वो मैटर क्यों रखा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट इस देश की टॉप कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये देखती है कि किसी भी इंडिविजुअल को मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हो और हर एक नागरिक की लाइफ को उसका जो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू गेट द एक्सेस टू जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो इजीली अवेलेबल। तीसरा, किसी भी मामले में जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के बाद जब जजमेंट रिजर्व की जाती है कि रीजनेबल समय के अंतर्गत उसमें बेल होती है। परंतु एक ऐसा मामला है जिसमें कि 137 दिनों से बेल नहीं हुई तो नेचुरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने जो है इनको जमानत नहीं दिया तो ये ऐसा नहीं लगता कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का मखौल उड़ाना है। अब ये देखना है कि चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑलरेडी मैटर को सीज किया है, सुनवाई कर लिया है और उसको जजमेंट के लिए रखा हुआ है, तो अब अदालत का जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस मामले में नहीं बनता है। परंतु इस कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते, देश के संविधान का संरक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जब कभी भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ऐसा अपीयर हुआ है तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन एक दूसरी तरफ हम ये कहते हैं टाइम लाइन कोई निर्धारित नहीं है कानून के अंदर कितने दिन के अंदर ही जजमेंट देना है। आप याद करिए कि जब पी चिदम्बरम अरेस्ट हुए थे तो पी चिदम्बरम को तकरीबन 14-15 महीने तक मुझे लगता है बेल नहीं मिली थी और कई हफ्तों तक ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जजमेंट को रिजर्व करके रखा था। तो फिलहाल ये सिस्टम है और हमेशा से कोर्ट जो है नागरिक अधिकारों की बात करती रही है, नागरिक अधिकारों के समर्थन में खड़ी रही है। जी, दूसरा एक ये भी समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का मखौल उड़ाना है और अगर आप नहीं सुनते हैं तो इसमें हम हस्तक्षेप करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप जो करने की बात कह रहा है वो किस तरह से हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर वो हस्तक्षेप कर सकता है या पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट को कोई फैसला सुनाना होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है बड़ी वास्ट पावर्स है, बड़ी असीमित पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी जो पैरामीटर्स निर्धारित है कानून के तहत उन पैरामीटर्स को पार करके और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से जो है कंप्लीट जस्टिस आम आदमी के लिए और इंडिविजुअल के लिए, देश के लिए करता रहा है। अब जो देखिए क्या है कि दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जुडिशियल प्रोप्राइटरी। जुडिशियल प्रोप्राइटरी के तहत ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो नीचे तक हो जाता है। दूसरा, अगर हाईकोर्ट मामला सुन रहा है तो जनरली सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित अधिकारों के अंतर्गत यह भी अधिकार है कि वो चाहे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पूरी फाइल है, पूरी केस की पिटीशन है वो अपने पास बुलवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कितने दिन के अंदर आप इसमें जजमेंट भी दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता है कि आप जो है इस मामले में अब तक आपने क्या क्या किया है ये हमें अपराइज करिए। तो ये सब जो है जो सुपरवाइजरी पावर्स होती हैं वो होती है। लेकिन एक बात यह भी जानना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट्स भी हमारे देश के संविधान के मुताबिक संवैधानिक कोर्ट्स होती है।
तो लेकिन जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात आती है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात आती है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च माना जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज क्या, दूसरा क्या, जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इसलिए प्राइमा फेसी यहाँ अपीयर हो रहा है कि 87 में से 86 मामलों में कोई जमानत मिल चुका हो और एक मामले में 137 दिन बीत जाए, तो नेचुरली ऑनरेबल कोर्ट्स जो है, जो टॉप कोर्ट्स है, वो उस मामले में कल टिप्पणी करेंगी ही कि ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का मखौल उड़ाना है, क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यही जुडिशियल प्रेसिडेंट है और यही जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है अब तक। जी अश्विनी दुबे जी, एक और जानकारी जो अभी सामने आ रही है उससे भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अभी जानकारी ये आ रही है कि आजम खान की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। उन पर एक और मामला रामपुर पुलिस ने अभी कुछ देर पहले दर्ज कर लिया है और ये मामला फर्जी सर्टिफिकेट का है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी की जो स्थिति थी कि अगर एक और मामले में उन्हें जमानत मिल जाती तो वो जेल से बाहर आ सकते थे। अब इस नए मामला जो दर्ज हुआ है, इसमें सुनवाई 19 मई को होनी है और रामपुर में अदालत सुनवाई करेगी। तो कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्या आजम बाहर आ पाएंगे या इस मामले के लिहाज से फिर से वो जेल में ही रहेंगे? देखिए, अगर नया मामला दर्ज हुआ है और वो मामला जो है गैर जमानती है, तो निश्चित तौर पर जो प्रोविजंस है, खासतौर से फर्जी सर्टिफिकेट की जो बात है, मैं समझता हूँ कि इसमें 420, 467, 467, 471 लगा होगा और भी कोई प्रोविजंस लगे होंगे, हमने FIR देखी नहीं। लेकिन उस मामले में उनको सेपरेट तरीके से अपनी जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उस मामले में उनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो सेपरेट तरीके से चलेगी, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कि 87 में से 86 मामलों में जमानत होगी, एक हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है, तो अगर ये 88वां मामला है तो उसके लिए उनको तुरंत जो है, चूंकि वो कस्टडी में, तो सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा। सेशंस कोर्ट इन एविडेंसेस को इवैल्यूएट करेंगी। सेशन कोर्ट को लगता है कि गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो बेल दे देगी, या तो सेशन कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस मामले में जमानत देने का आधार बनता है, जमानत देती। ये सब डिस्क्रिशनरी पावर्स है जो कानून के अंदर डिफाइंड है, लेकिन उस मामले में उनको अलग से पैरवी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आपकी जैसे शब्दों में हम वही बात कहें कि मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी दुबे जी आपका तमाम बातचीत के लिए। प्रदेश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मांगने की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल बदायूं की नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि अजान तो इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। एक अनजान महिला से बात करना जल निगम अधिकारी को बेहद महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पुलिस ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक गिरोह की एक महिला ने जल निगम अधिकारी को अपने जाल में फंसाया और फिर उसका एक अश्लील वीडियो बनाकर 15 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। आपको बता दें कि बीटा 2 थाना के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान इस गिरोह में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बैरगांव के रहने वाले निर्जा देवी, प्रशांत और गोविंद, वहीं गिरोह का सरगना देवेंद्र अभी तक फरार चल रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। अंतर्गत एक आज गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हैं। एक महिला अभियुक्ता है और 2 उसके सह अभियुक्त हैं। महिला अभियुक्ता का नाम नीरज उर्फ नैना और प्रिया चौधरी है। अभियुक्ता नीरज के द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके साथ एक व्यक्ति द्वारा
बलात्कार की घटना की गई है। इस प्रार्थना पत्र की जब जांच की गई तो जांच से ये स्पष्ट हुआ कि मिस कॉल के जरिए इस महिला ने अपने सहअभियुक्त साथी देवेंद्र के साथ मिलकर के इस व्यक्ति को जाल में फंसाया, परी चौक के पास बुलाया और परी चौक पर उसी की गाड़ी में बैठकर मथुरा गए और मथुरा से वापस आकर डेल्टा 2 में एक ओयो में पहुँचे। वहाँ पे इसके पूर्व से ही साथी पहुँच गए और उन्होंने इसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद 2,85,000, जिसमें 2 लाख। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, सरगना फरार है इस पूरे मामले में, और क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कह रही है पुलिस? ताहिर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। ताहिर, इस पूरे मामले में जो ये हनी ट्रैप वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके अलावा जानकारी ये भी है कि जो सरगना है देवेंद्र, वो अभी फरार है। पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या गिरफ्तारी हुई अभी तक? देखिए बिल्कुल है, आपको बता दूं ग्रेटर नोएडा बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां एक सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारी को जो है मिस कॉल पहुंचती है। जब सिंचाई विभाग का अधिकारी उस मिस कॉल पर जो है वापस कॉल करता है तो दूसरी तरफ से एक महिला जो है बात करती है। देखते ही देखते दोनों के बीच जो है दूरी जो है फोन के द्वारा जो है नजदीकियां में तब्दील हो जाती है और फिर महिला जो है एक षड्यंत्र रचती है अपने साथियों के साथ मिलकर और हनी टेप में जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी को जो है फंसा लेती है। सिंचाई विभाग के अधिकारी को ग्रेटर नोएडा के परिचौक पर बुलाया जाए, जिसके बाद दोनों एक कार में बैठकर जो है आगरा जाते हैं और वापस जो है ग्रेटर नोएडा के एक ओयो होटल में आकर रुकते हैं। और इस दौरान महिला जो है ओयो होटल का गेट जो है खुला छोड़कर जो है अंदर चली जाती है और जो सिंचाई विभाग का अधिकारी था उसके संपर्क में आ जाती है। इसी दौरान महिला के जो साथी थे वो इसका वीडियो बना लेते हैं और फौरन जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते 2,85,000 रुपए जो पकड़े गए आरोपी हैं ये अब तक जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी से वसूल चुके थे और 12 लाख रुपए की और डिमांड की जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस के आला अधिकारी जो है पूरे मामले पर जांच करते हैं। इसी दौरान महिला जो है एक फर्जी शिकायत पुलिस को देती है और सिंचाई विभाग के अधिकारी पर रेप का जो है आरोप लगाती है। पूरे मामले की जब जांच की जाती है तो सारी परतें खुलकर सामने आ जाती है। फौरन महिला और उसके 2 साथियों को जो है हिरासत में ले लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, जिसके बाद दोनों आरोपियों सहित महिला को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। पकड़े गए आरोपियों का जो मुख्य साथी है वह भी फरार है, जिसकी तलाश जो है की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन महिलाओं के द्वारा जो है षड्यंत्र रचकर हनी टेप में जो है फंसाकर जो है मोटी रकम वसूलने का जो है काम किया जा रहा था, जिसको जो है ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जो है भांडाफोड़ किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।